जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक और नई प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग दोस्तों क्लास 6 to 8 की सोशल साइंस की जो बुक है, जो कि एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी बेस्ड है, उसके प्रैक्टिस सेट 1 को हम लोग देखने वाले हैं, वो भी डिटेल में। और ये जो है दोस्तों बीपीएससी 3.0 और 4.0 के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि इसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां मौजूद थी। तो दोस्तों याद रखना है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां मौजूद थी। कौन कौन सी? तो याद रखना है नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली कहां से कहां तक था? तो याद रखना है हिमालय से लेकर विंध्य तक। हिमालय से लेकर विंध्य तक जो मंदिर निर्माण की शैली विकसित हुई उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम लोग नागर शैली के नाम से जानते हैं। वेसर शैली तो विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक जिस मंदिर निर्माण शैली का विकास हुआ उसे हम लोग वेसर शैली के नाम से जानते हैं। और द्रविड़ शैली का विकास कहां से कहां तक हुआ था? तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जिस मंदिर निर्माण शैली का विकास हुआ उसे हम लोग द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। और इन तीनों से रिलेटेड और क्या याद रखना है कि नागर शैली के अंतर्गत कौन सी मंदिरों का निर्माण किया गया था? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर हो या कोणार्क का सूर्य मंदिर हो, वह नागर शैली के अंतर्गत बनाया गया था। वेसर शैली के अंतर्गत कौन बनाया गया था? तो महाराष्ट्र का जो अंबरनाथ का जो मंदिर है वह वेसर शैली के अंतर्गत बनाया गया था। और द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम जो उदाहरण है, सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो कौन सा है? तो तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, वह इस शैली के अंतर्गत बनाया गया था। तो ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है। मध्यकाल का अगर हम बात करें टाइम पीरियड, तो ये कब से कब तक रहा था? तो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक के काल को हम लोग मध्यकाल के नाम से जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों इस क्वेश्चन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था? तो याद रखना है कि स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार प्रश्न चिन्ह लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों याद रखना है कि 1857 का जो विद्रोह है वह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना है 10 मई 1857 को मेरठ से यह विद्रोह स्टार्ट हुआ था। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किनके द्वारा किया गया था? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। याद रखना है। कानपुर से कौन थे? तो कानपुर से थे नाना साहेब, ये भी पॉइंट याद रखना है। और झांसी से लीड कौन कर रही थी? तो महारानी लक्ष्मीबाई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? तो बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त इस समय अपनाया गया था। अंग्रेजों ने भूमि व्यवस्था की 3 पद्धतियां चलाई थी। कौन कौन सी? याद रखना, अस्थाई बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें से अस्थाई बंदोबस्त जो है अपनाई गई थी बिहार में। नेक्स्ट है संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? तो पुहार जो है, जिसे हम लोग कावेरी पट्टनम, याद रखना पुहार को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हम लोग कावेरी पट्टनम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यह एक व्यापारिक नगर था। उरैयर उरैयरपुर भी जो था यह भी एक व्यापारिक नगर था। और तोंडी भी जो था वह एक व्यापारिक नगर था संगमकालीन। कौन नहीं था? तो इसमें कन्याकुमारी जो था वह एक संगमकालीन व्यापारिक नगर नहीं था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है? तो याद रखना अंग जो महाजनपद है वह बिहार में स्थित है। और इसकी राजधानी क्या थी? तो चंपा थी इसकी राजधानी। कौशल की अगर हम बात करें तो कौशल भी एक महाजनपद था और इसकी राजधानी क्या थी? तो श्रावस्ती थी। अवंती की बात करें तो अवंती अवंती का 2 राजधानी था। उत्तरी अवंती की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना है उज्जैन। और दक्षिणी अवंती की राजधानी कहाँ था दोस्तों? तो याद रखना है महेशमती। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट याद रखना है। कौशाम्बी क्या था? तो ये महाजनपद नहीं था।
बल्कि यह राजधानी था, किसका राजधानी था, तो वत्स, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो कौशाम्बी थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है कि मनुष्य पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं, तो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा मनुष्य पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मोइनुद्दीन चिश्ती यानी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर है, तो यह अजमेर में है, याद रखेंगे। बाबा फरीद जिन्हें हम लोग पंजाबी बाबा के नाम से भी जानते हैं, इनका दरगाह कहाँ पर है, तो यह पंजाब में है। बात करें बंदा नवाज गेसू दराज, बंदा नवाज गेसू दराज का मकबरा कहाँ पर है या इनका दरगाह कहाँ पर है, तो यह गुलबर्ग में है। और कुतुबुद्दीन बख्तियार, जिनका पूरा नाम है कुतुब शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इन्हें काकी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इन्हीं के याद में दिल्ली में मेहरौली के समीप कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ए का, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का क्या होगा दोस्तों, 2 होगा, यानी 2 होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। 3 4 1 2 किस में है, तो यह है ऑप्शन ए में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है कि जनजाति समाज के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला है कि यह ब्राह्मणीय कर्मकांड नहीं मानते थे, तो बिल्कुल सही है कि जनजाति जो समाज थे वो ब्राह्मणीय कर्मकांड को नहीं मानते थे। दूसरा है प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करते थे, तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि वह प्रायः अपने निवास स्थान के प्राकृतिक जो संसाधन थे उनका पूरा पूरा इस्तेमाल किया करते थे। अधिकतर जनजातियां अस्थायी निवास करती थी परंतु कुछ खाना बदोश भी थे, तो यह भी सही है कि अधिकतर जो जनजातियां थी वो अस्थायी निवास करते थे परंतु कुछ क्या थे दोस्तों, उसमें खाना बदोश थे। तो ये यहाँ पर ए बी सी यानी सभी सही दिए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि वास्तुकार कुंजर मल्लन राजराज पेरू थच्चन संबंधित है। तो वास्तुकार जो थे कुंजर मल्लन राजराज पेरू थच्चन, वो किससे संबंधित थे, तो यह चोल साम्राज्य से संबंधित है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। राज राजेश्वर मंदिर के द्वारा बनाया गया था, तो यह चोल वंश के प्रतापी शासक थे राज राज प्रथम, उन्हीं के द्वारा यह बनाया गया था। और ये जो थे कुजूर मल्लन, ये क्या थे, इसके वास्तुकार थे। याद रखना है राज राजेश्वर मंदिर, जिसे हम लोग विदेश्वर मंदिर के भी नाम से जानते हैं, और ये द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुआ था, तो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत को स्थापित किया गया था। तो इसको अगर हम देखें तो 13वीं सदी के प्रारंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। रानी जिद्दा की अगर बात करें तो इनका कार्यकाल रहा है 980 से 1003 तक। रानी रुद्रमा देवी की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल है कब से कब तक, तो 1262 से लेकर 1289 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा है। और फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो इनका कार्यकाल रहा है 1351 से 1388। और याद रखना है दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसे सुल्तान हुए जिन्होंने अपनी आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी स्वयं लिखी थी, ये पॉइंट याद रखना है। आत्मकथा इनके द्वारा स्वयं लिखा गया था। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ऐसा कौन सा बादशाह था या सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी, तो वो था फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा और डी का क्या हो जाएगा 3। तो 2143 किस में है, तो यह है ऑप्शन सी में, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गजनी का सुल्तान महमूद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने 957 से 997 तक शासन किया, तो यह गलत है दोस्तों कि महमूद जो गजनवी था वह कब से कब तक शासन किया था, तो याद रखना 997 से 1030 ईस्वी तक यह शासन किया था, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। उसने लगभग प्रत्येक वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था, तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि महमूद गजनवी ने प्रत्येक वर्ष भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था। कि कुल कितनी बार आक्रमण किया गया था इसके द्वारा, तो 17 बार याद रखना है आपको, आक्रमण किया गया था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर, तो यह भी सही है कि उसका निशाना क्या था, संपन्न मंदिर था। आपने सोमनाथ मंदिर के बारे में सुना होगा, इसे हम लोग और भी नाम से जानते हैं, प्रभास पाटन, याद रखना है। सोमनाथ मंदिर का दूसरा नाम भी याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है, प्रभास पाटन। और यहीं से सबसे ज्यादा इसको धन संपत्ति प्राप्त हुआ था महमूद गजनवी को।
नेक्स्ट है कि लूटे गए धन के बहुत बड़े हिस्से से उसने गजनी में एक वैभवशाली राजधानी का निर्माण कराया था। तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें दिया गया सही है कि महमूद गजनी के द्वारा जो लूटा गया धन था वो क्या करता था, तो गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में वो लगाता था लूटे गए धन को। राइट आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 4। नेक्स्ट है अल इद्रिसी तथा गुइलोम द लिसले के भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये सब जो क्वेश्चन है क्लास 6 और 7 की एनसीईआरटी और 8 की एनसीईआरटी से रिलेटेड दिया गया। तो क्लास 7 की एनसीईआरटी और 6 की एनसीईआरटी को मैंने पूरा लाइन बाय लाइन कवर कर दिया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। उसमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है सभी को मैंने क्या कर दिया है दोस्तों, हाईलाइट्स कर दिया, तो उसे जाकर प्लेलिस्ट में देखना है। आइए हम इस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कथन क्या है फर्स्ट कि अल इद्रिसी ने भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया। तो यह स्टेटमेंट सही है कि अल इद्रिसी के द्वारा क्या किया गया था कि भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया था। दूसरा है कि दोनों के द्वारा तैयार भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र में काफी असामान्यता है। तो बिल्कुल यह भी सही है कि दोनों के द्वारा जो तैयार किया गया था मानचित्र उसमें भारतीय उपमहाद्वीप में क्या दिखाया गया, काफी असामान्यताएं दिखाया गया। गुइलोम द लिसले द्वारा तैयार मानचित्र हमें अधिक परिचित लगता है, बिल्कुल सही है। और ये क्या है चौथा, लिसले के मानचित्र को यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस्तेमाल करते थे। तो यह भी स्टेटमेंट जो है सही है दोस्तों कि लिसले के द्वारा जो मानचित्र बनाया गया था यूरोप के नाविक उसका क्या करते थे, समुद्र यात्रा करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। राइट आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 13 का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है कि मूवेंदार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसकी चर्चा संगम कविताओं से प्राप्त होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों कि मूवेंदार की जो चर्चा है वो संगम कविताओं में देखने को मिलती है। तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिया गया। यह एक कन्नड़ शब्द है, तो याद रखना है दोस्तों कि यह एक कन्नड़ शब्द नहीं बल्कि कैसा शब्द है, तो यह एक तमिल शब्द है। कैसा शब्द है यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ एक मुखिया होता है। इसका अर्थ एक मुखिया नहीं बल्कि कितना मुखिया होता है, याद रखना है, इसका अर्थ 3 मुखिया होता है। तो यह तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है कि इसका प्रयोग 2 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। तो यह भी स्टेटमेंट गलत है कि इसका जो प्रयोग है 2 शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। कितने शासक परिवारों के लिए किया जाता था, तो 3 शासक परिवारों के मुखिया के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। ये चोल और राष्ट्रकूट शासक परिवार थे। तो यह गलत है कि ये चोल और राष्ट्रकूट शासक परिवार थे। कौन कौन थे इसमें, 3 शासक परिवार। तो एक था चोल, दूसरा था चेर और तीसरा कौन था, तो पांड्य था, याद रखना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक ही सही है। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आश्रम है तो मनुष्य के जीवन को क्या है 4 आश्रमों में विभाजित किया गया। कौन कौन सा, तो पहला है कौन सा, ब्रह्मचर्य है, याद रखना है। दूसरा कौन है, तो गृहस्थ है। तीसरा कौन है, तो वानप्रस्थ है, याद रखना है। चौथा कौन सा है, तो चौथा है संन्यास, याद रखना है। तो आश्रम क्या हो गया, आश्रम हो गया जीवन का एक चरण। जरथुस्त्र की अगर हम बात करें तो यह है क्या है, तो यह एक ईरानी पैगंबर ग्रंथ है, याद रखना है। संघ क्या है, संघ धार्मिक संगठनों को क्या कहा जाता था, संघ कहा जाता है, याद रखेंगे। और जेंद अवेस्ता क्या है, तो जेंद अवेस्ता एक ग्रंथ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABCD, यानी यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 करेक्ट मिलान दिया गया, मिलान करने की आवश्यकता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में है। तो यह बिल्कुल सही है कि ऋग्वेद के जो सूक्त है वो वार्तालाप के रूप में है। और सूक्तों की संख्या कितना है, तो याद रखना है 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। ऋग्वेद के छपाई का कार्य लगभग 500 वर्ष पूर्व किया गया। तो यह स्टेटमेंट गलत है कि ऋग्वेद के छपाई का जो कार्य है 500 वर्ष पूर्व किया गया। 500 वर्ष पूर्व नहीं बल्कि 150 वर्ष पूर्व किया गया था। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा सभ्यता में निर्मित नगरों की ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों द्वारा नगर दुर्ग का नाम दिया गया है। तो बिल्कुल यह सही है कि हड़प्पा सभ्यता में जो निर्मित नगरे थे
नगरों के ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कह के क्या किया है, संबोधित किया है। दूसरा है कि नगरों के पूर्वी हिस्से को निचला नगर कहा गया, तो यह भी स्टेटमेंट सही है कि नगरों के पूर्वी हिस्से को क्या कहा गया है, निचला नगर कहा गया। अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत किस स्थल को खोजा गया था, तो वह था कौन, हड़प्पा। किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी के तट पर यह स्थित है। और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि यह रावी नदी के किस तट पर स्थित है, बाएं या दाएं। दूसरा आपको क्या बताना है कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है, क्योंकि दोनों सवाल पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की इनकी संभावना भी है। 18 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया गया प्राप्त अवशेष और दूसरी तरफ सूची 2 में दिया गया स्थल। तो अगर हम बात करें गेहूं, जौ, भेड़, बकरी एवं मवेशियों का साक्ष्य हमें कहां से मिला है, तो यह हमें मिला है मेहरगढ़ से। कहां से मिला है, यह हमें मिला है मेहरगढ़ से। चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े का साक्ष्य हमें कहां से मिला है, तो यह उत्तर प्रदेश के हमें कोल्डीवा से प्राप्त हुआ है, चावल एवं जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य। फिर हम बात करें कि मिट्टी पर खुरों के निशान कहां से हमें मिले, तो यह मिला है महागढ़ा से। कहां से मिला है दोस्तों, मिट्टी पर खुरों के निशान महागढ़ा से। और गेहूं और दलहन के साक्ष्य हमें कहां से मिले हैं, तो यह मिला है गुफकराल से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 4 होगा और डी का क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 किसमें है, तो यह है ऑप्शन ए में। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लेंगे आप लोग। कृषि का आरंभ, ए में है कृषि का आरंभ, तो कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो याद रखना है दोस्तों, कृषि का जो आरंभ हुआ था वह 8000 वर्ष पूर्व हुआ था भारतीय उपमहाद्वीप पर। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर का विकास कब देखा गया है, तो सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर का जो विकास हुआ था वह हुआ था 4700 वर्ष पूर्व। और गंगा घाटी में नगरों का उदय कब माना जाता है, तो गंगा घाटी में नगरों का जो उदय है वह 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। और वर्तमान समय कौन सा चल रहा है, तो 2000 वर्ष पूर्व चल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए का 2 होगा, बी का 1 होगा, सी का 3 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 किसमें है, तो यह है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। नर्मदा नदी घाटी, उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां, उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां और चौथा है मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां। उपर्युक्त में से किस या किन स्थलों से मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए, तो याद रखना है सभी स्थलों से, यानी नर्मदा नदी घाटी, उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियां और उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियां और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियां, इन सभी से हमें मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक है ज्योतिबा फुले। कब इनके द्वारा यह लिखा गया था पुस्तक, तो याद रखना है 1873 ईस्वी में गुलामगिरी पुस्तक लिखा गया था ज्योतिबा फुले के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, किस वर्ष जॉन के ने स्पिनिंग जेनिंग का आविष्कार किया था, तो जॉन के द्वारा स्पिनिंग जेनी का आविष्कार 1764 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस प्रकार का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो किस प्रकार का जो झंडा था वो बिरसा राज का प्रतीक था, तो यह था किस प्रकार का, तो यह था सफेद झंडा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि 19वीं सदी के अंत तक निजी खेती की व्यवस्था के तहत नील की पैदावार वाली कितने प्रतिशत से भी कम जमीन आती थी, तो याद रखना है इसका राइट आंसर 24 का क्या हो जाएगा, तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा 25। कितने प्रतिशत पूछा गया है, तो 25% जो भूमि थी वह कम जमीनें आती थी, किसके तहत, तो निजी खेती की व्यवस्था के तहत। याद रखना है नील की पैदावार वाली 25% जो भूमि थी वह कम जमीनें आती थी इसके अंतर्गत। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। फिर है सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है दोस्तों, मिलान करना है। एक तरफ है भारतीय रियासत और विलय वर्ष दिया गया है। विलय की नीति किसके द्वारा लाया गया था, तो यह लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो सर्वप्रथम किसे मिलाया गया था, तो सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में विलय पत्र के माध्यम से किसे मिलाया गया था, किस भारतीय रियासत को, तो सतारा को मिलाया गया था। फिर अगर हम बात करें संबलपुर, तो संबलपुर को कब मिलाया गया था, तो 1849 ईस्वी में संबलपुर को मिलाया गया था। उदयपुर की अगर हम बात करें तो उदयपुर को मिलाया गया था कब, तो
1852 ईस्वी में, और नागपुर की अगर हम बात करें तो 1853 ईस्वी में नागपुर को विलय पत्र के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। याद रखना है दोस्तों। और ये एक पॉइंट और क्या याद रखना है कि 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर, अवध को क्या किया गया था, कुशासन का आरोप लगाकर विलय पत्र के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। तो ये भी पॉइंट याद रखना है आपको। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का क्या हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 किसमें है, तो यह है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कौन कौन थे, तो बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ठीक है, और इसका जो सेनापति था मीर जाफर, इसकी धोखाधड़ी के कारण यह क्या हो गया था, हार गया था। और मीर जाफर का जो पुत्र था मीरन के द्वारा सिराजुद्दौला की क्या कर दी गई थी दोस्तों, हत्या कर दी गई थी। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इतिहास के संदर्भ में परंपरागत अवधारणा क्या है। यह बहुत उबाऊ है, तो बिल्कुल सही है। इसमें बस तारीख रटते चले जाओ, यह भी सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने वाले हैं, इनमें किससे संबंधित उद्योग शामिल है। तो इनमें किससे संबंधित उद्योग शामिल है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो इसमें शामिल है सनराइज उद्योग में कौन, सूचना और प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ भी है, सत्कार तथा ज्ञान भी इसमें शामिल है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, सेरिकल्चर कृषि, और सेरिकल्चर के द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है, तो रेशम का उत्पादन सेरिकल्चर के द्वारा किया जाता है। पीसी कल्चर क्या है, तो मत्स्य पालन को पीसी कल्चर कहा जाता है। वीटी कल्चर क्या है, तो वीटी कल्चर है द्राक्षा के कृषि यानी अंगूर की खेती वीटी कल्चर के अंतर्गत किया जाता है, याद रखना है, अंगूर का उत्पादन इसमें किया जाता है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो यह उद्यान कृषि से रिलेटेड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 किस में है, तो यह है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस किसके निक्षेप के साथ पाई जाती है। तो प्राकृतिक जो गैस है वह पेट्रोलियम निक्षेप के साथ पाई जाती है। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस विधि द्वारा धरातल के नीचे से निकाला जाता है। तो याद रखना दोस्तों कि पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस है वह कूपनिक खनन के द्वारा यानी कूपनिक खनन विधि के द्वारा धरातल से नीचे निकाला जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाला कौन सा महत्वपूर्ण कारक है। तो पदार्थों को पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाला कौन सा है, तो याद रखना है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी समय और प्रौद्योगिकी जो है पदार्थों को संसाधन में परिवर्तन करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो दोस्तों याद रखना है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो यह पाई जाती है दोस्तों भूमध्य सागरीय वनस्पति। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सुनामी आने के कारण क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला कि समुद्र तल के नीचे भूकंप आना, तो बिल्कुल सही है कि समुद्र तल के नीचे अगर भूकंप आता है तो वह सुनामी का रूप ले लेता है। दूसरा है कि समुद्र तल के नीचे ज्वालामुखी उद्गार, तो यह भी है सुनामी आने के कारण में शामिल। और जल के नीचे भूस्खलन से भी सुनामी आता है, याद रखना है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही यानी अधिक से कम क्रम में आपको सजाना है इसको। तो याद रखना है सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले आता है नाइट्रोजन, उसके बाद कौन सा आता है, ऑक्सीजन, उसके बाद कौन सा आता है, तो ये आता है आर्गन, और उसके बाद क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना है दोस्तों। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो यह कितना है, तो यह 78% है। ऑक्सीजन की बात करें तो यह है 21%। आर्गन की अगर हम बात करें तो याद रखना है ये परसेंटेज 0.93% क्या है हमारा दोस्तों, आर्गन है। वहीं अगर हम बात करें CO2 की तो यह कितना है, तो 0.03% है। और
0.04% में अन्य क्या है दोस्तों, सभी गैसें हैं। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। अंतर्भेदी आग्नेय सेल, इंपॉर्टेंट है कि अंतर्भेदी भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण कौन है, तो यह है कौन सा, तो यह है ग्रेनाइट। फिर अगर हम बात करें बहिर्भेदी आग्नेय सेल की, तो बहिर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण कौन है दोस्तों, तो यह है बेसाल्ट। बेसाल्ट की चट्टानें जो है बहिर्भेदी आग्नेय सेल का उदाहरण है। औषधि सेल की अगर हम बात करें तो औषधि सेल का उदाहरण कौन सा है, तो यह है चूना पत्थर। और कायांतरित सेल का उदाहरण कौन सा है, तो यह है स्लेट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा कौन सा दोस्तों, तो 2, सी का हो जाएगा 4 और डी का कौन सा हो जाएगा 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3241। 3241 किसमें है, तो यह है ऑप्शन डी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। पृथ्वी के वायुमंडल का अस्तित्व उसके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि वायुमंडल का जो अस्तित्व बना हुआ है पृथ्वी पर वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण है, ये तो सही है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही है कि अगर वायुमंडल में किसी प्रकार का अगर परिवर्तन होता है तो वह मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन के रूप में उसे देखा जाता है। नेक्स्ट है कि पादप एवं जंतु मिलकर जैव मंडल का निर्माण करते हैं। तो बिल्कुल सही कि पादप और जंतु मिलकर जैव मंडल क्या क्या करते हैं दोस्तों, निर्माण करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। अगर हम इसकी बात करें समुद्र तल से ऊंचाई, तो यह कितना है, तो यह है 4000 से 6000 मीटर। याद रखना 4000 से 6000 मीटर यह क्या है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका किस जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है कि उत्तरी अमेरिका और जो दक्षिणी अमेरिका है वो पनामा जल संधि के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा पर किस दिन पड़ती है। तो याद रखना है कि प्रत्येक वर्ष 22 दिसंबर को सूर्य की जो किरणें है वह मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। और इस दिन क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है बड़ा दिन होता है और रातें क्या होती है, छोटी होती है। वहीं अगर हम बात करें 21 जून, तो 21 जून को सूर्य की जो सीधे किरणें हैं वह कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। और इस दिन क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रातें सबसे छोटी होती है। तो दोनों पॉइंट याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर एक कथन और कारण से रिलेटेड कथन है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। बिल्कुल सही है कि पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। ये कारण यहाँ दिया हुआ कथन नहीं है बल्कि क्या है, ये कारण है। कारण दिया गया कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में लगभग बराबर समय लगता है। तो यह कारण भी सही है और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर एक चक्कर घूमने में लगभग बराबर समय लेता है। इसलिए हम क्या देखते हैं, चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। तो कथन भी सही है और कारण जो है कथन का सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। याद रखेंगे। और याद रखना है दोस्तों एक पॉइंट और क्या कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है, तो याद रखना 27 दिन में। यह इंपॉर्टेंट है, 27 दिन में यह एक चक्कर कंप्लीट कर लेता है पृथ्वी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है कि पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। बिल्कुल सही है कि पूर्ण चंद्रमा वाली जो रात होती है वो पूर्णिमा की रात होती है। नेक्स्ट है दूसरा है कि नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। तो यह भी सही है कि नए चंद्रमा की जो रात्रि होती है वो क्या होती है, अमावस्या होती है। तो पूछा जा रहा है सही कथन सत्य कथन कौन सा है, तो उपयुक्त सभी जो है सही कथन यहाँ पर दिया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पर है। सभी को मालूम होगा कि जनसंख्या में पहले नंबर पर कौन है, तो यह है चीन और दूसरे नंबर पर कौन है, तो भारत है। क्षेत्रफल में भारत का रैंकिंग क्या है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट है इनमें कौन कृषि आधारित उद्योग है, तो वस्त्र उद्योग जो है वह कृषि आधारित उद्योग है दोस्तों, याद रखना है। राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हुगली जल में किसका उत्पादन होता है, तो याद रखना है हुगली जल में किसका उत्पादन होता है। राइट आंसर की बात करें तो हुगली जल में जो है दोस्तों
पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग स्थल है? तो याद रखना, पृथ्वी का 29% जो भाग है दोस्तों वह क्या है, स्थल के रूप में, जबकि 71% क्या है दोस्तों, जल है। केरल में नहीं उपजाया जाता है, तो केरल में क्या क्या नहीं उपजाया जाता है? तो कहवा उपजाया जाता है दोस्तों, यहाँ पर काजू भी उपजाया जाता है, और इलायची के लिए तो यह फेमस है, कौन सी, कार्डमम की पहाड़ी, याद रखना है। तो यहाँ पर क्या नहीं उपजाया जाता है? जूट नहीं उपजाया जाता है। जूट कहाँ पर सबसे सर्वाधिक उपजाया जाता है? तो यह उपजाया जाता है वेस्ट बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, नदी तालाब के पानी की शुद्धता हो सकती है? तो याद रखना, नदी या तालाब में पानी की शुद्धता मछली पालने से हो सकती है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो लगभग 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है दोस्तों। नाइट्रोजन कितना है, 78% है, याद रखना है। तो लगभग अगर हम देखें तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितना है, 20.99% जो है ऑक्सीजन की मात्रा है वायुमंडल में। नेक्स्ट है, भू प्रॉपर्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है? तो भू प्रॉपर्टी में ऊपरी हिस्सा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सियाल, याद रखना है, सियाल कहलाता है। सियाल का अर्थ हो गया सिलिका, क्या हो गया दोस्तों, सिलिका। और एल का क्या अर्थ हो गया, एल्यूमिनियम, क्या हो गया, एल्यूमिनियम, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, गन्ना उत्पादक जिला है? तो गन्ना उत्पादक जिला कौन सा है? तो बिहार का उत्तरी जो भाग है, यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज, ये सभी के सभी जो है गन्ना उत्पादक जिले माने जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी कहाँ पर पड़ेगी? जहां पर सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ेगी, और सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पर पड़ती है? तो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में जो है सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, और सबसे अधिक गर्मी वहीं पर महसूस किया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, जीवन पनपता है? तो जीवन पनपता कहाँ पर है? तो जीवन पनपता है जैव मंडल में। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, स्थल मंडल टिक आउट नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल इन तीनों से मिलकर बना होता है कौन, जैव मंडल। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, यानी जैव मंडल। नेक्स्ट है, सूर्य की आकृति कैसी है? तो सूर्य की आकृति कैसी है? तो सूर्य की आकृति गोल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर 55 नंबर क्वेश्चन हमारा, कि भारत में महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों के संदर्भ में विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है कि दिया गया यहाँ पर कि सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही महिलाओं को कानूनी सुरक्षा दी गई। तो यह बिल्कुल सही है कि सन 2006 में सरकार के द्वारा कानून बनाया गया था, जिसमें क्या प्रावधान किया गया था कि घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा से जो पीड़ित महिला हैं उनको कानूनी सुरक्षा दी जाए। नेक्स्ट है कि सन 1998 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया। तो याद रखना है कि सन 1998 नहीं बल्कि 1997 था। ये याद रखना है कि 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था, तो कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया था। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठनों ने दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठाई थी। तो यह स्टेटमेंट सही है कि 1980 के दशक में क्या हुआ था, तो देश भर के महिला संगठनों के द्वारा किया गया था, दहेज प्रथा को खत्म करने के लिए उसके खिलाफ आवाज उठाया गया था। तो आपसे पूछ रहा है कि असत्य कथन कौन सा है, तो इसमें केवल कथन जो दो है वह असत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। इसके संदर्भ में प्रमुख कारणों पर विचार कीजिए। पहला कि भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। बिल्कुल सही है कि भारत के जो अधिकांश स्पेशली डॉक्टर या किसी भी डॉक्टर की बात करें तो वह शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। तो यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है दोस्तों, जनसंख्या के मुकाबले में डॉक्टरों की संख्या काफी कम है। दूसरा है कि पीने के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध न होने के कारण 21% संचारणीय बीमारियां जल जनित होती हैं, जैसे हैजा जल जनित है, हेपेटाइटिस ये भी जल जनित है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट ये सही दिए गए। भारत में 50% बच्चे अल्प पोषण के शिकार है। यह भी सही है दोस्तों कि भारत में जो 50% जो बच्चे हैं वो अल्प पोषण के शिकार हैं। और चौथा है कि भारत में हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले की रिपोर्ट प्राप्त होती है। तो यह भी सही है कि भारत में हर वर्ष क्या होता है, मलेरिया के लगभग 20 लाख मामले रिपोर्ट प्राप्त होता है।
आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से असत्य कौन है, तो कोई भी असत्य नहीं है दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, जीवन और स्वास्थ्य दोनों के लिए पानी आवश्यक है। स्वच्छ पानी तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किए गए प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 57 नंबर है हमारा क्वेश्चन। पहला है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार से संबंधित है, तो यह बिल्कुल सही है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है वह जीवन के अधिकार से संबंधित है। दूसरा है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया, तो यह भी सही है कि पानी के अधिकार को क्या माना गया है, जीवन का हिस्सा माना गया। तीसरा है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों ने कई मुकदमे में यह कहा है कि सुरक्षित पेयजल का अधिकार भी मौलिक अधिकारों में से एक है, तो यह बिल्कुल स्टेटमेंट सही है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा कई मुकदमों में यह कहा गया है कि सुरक्षित जो जल है यानी पेयजल है वो मौलिक अधिकारों में से क्या है दोस्तों, एक है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। आपसे सत्य कथन इसमें से पूछा जा रहा है कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। तो कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं, बिल्कुल सही है। कानून के शासन का यही मतलब है कि सभी जो कानून है देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। दूसरा है कि हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता है, बिल्कुल सही कि हमारा जो कानून है वह धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता है। तीसरा कि भारतीय संविधान में कानून के शासन का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, तो यह भी सही है कि कानून का जो शासन है वो हमने कहां से अडॉप्ट किया है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कथन पूछा जा रहा था तो सभी कथन यहाँ पर सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया, बिल्कुल सही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 1934 में क्या किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में शामिल किया गया था। दूसरा है कि केवल भारतीयों को लेकर बनने वाली एक स्वतंत्र संविधान सभा की यह मांग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान और तेज हो गई, तो यह भी सही है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय यह और भी ज्यादा तेज हो गया था। नेक्स्ट है कि नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, तो यह गलत है दोस्तों, नवंबर 1946 नहीं बल्कि दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। फिर कि दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का प्रारूप तैयार किया था, तो यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया था। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें जो है केवल 3 असत्य है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी। मौलिक अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि न्यायपालिका को मौलिक अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है, बिल्कुल सही है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे कहा गया है, न्यायपालिका को। मौलिक अधिकार सामाजिक मानसिक विकास में सहायक है, बिल्कुल जरूरी है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो है सामाजिक और मानसिक विकास में सहायक है। और सभी मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध है, तो यह स्टेटमेंट गलत है, सभी मौलिक अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं है, इसमें से कुछ भारतीयों को प्राप्त है, कुछ भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ठीक है, भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, याद रखना, 15, 16, 19, 29 और 30, ये वे फंडामेंटल राइट्स है जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं दोस्तों, याद रखना। बाकी जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए, तो केवल 1 और 2 ही सही है, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना कब घटित हुआ, तो सभी को डेट ये मालूम होगा, 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखना। किनको छुड़ाने के लिए जुलूस निकाला गया था, तो डॉक्टर सत्यपाल, याद रखना, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन खिचलू, क्या, सैफुद्दीन खिचलू। इनकी गिरफ्तारी की गई थी और इसी के विरोध में जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा हुई थी, जिस पर गोलियां चला दिया गया था। कब, 13 अप्रैल 1919 को, जिसमें काफी लोग जो है दोस्तों मारे गए थे, याद रखना है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे हम लोग मार्क्सिस्ट कहते हैं, इसे भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रीय जनता दल राजद को नहीं प्राप्त है। समाजवादी पार्टी इसे भी नहीं प्राप्त है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या वर्तमान समय में कितना है, तो याद रखना 6 है। और सबसे लेटेस्ट जो नेशनल पार्टी बनी है वो कौन सी है, तो वह है आम आदमी पार्टी, याद रखना है, आम आदमी पार्टी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद में केवल राज्यसभा लोकसभा शामिल होते हैं, बिल्कुल गलत है। संसद में केवल राज्यसभा और लोकसभा शामिल नहीं होते हैं, बल्कि इसमें राष्ट्रपति भी शामिल होता है संसद में, क्योंकि राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है, बिल्कुल सही है। कार्यपालिका का चुनाव कराना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य, तो यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है। सही की अगर हम बात करें तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इन जितना भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करा रहा हूँ उन सब का डिटेल उसमें अच्छे से दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और सभी के सभी NCERT फैक्ट्स उसमें दिए गए हैं। तो आपकी तैयारी को यह जो वीडियो है 4 चांद लगा सकता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकार में शामिल किया गया? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। कितने फंडामेंटल राइट्स है? तो 6 फंडामेंटल राइट्स है, याद रखना है। और शोषण के विरुद्ध आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो 23 से 24 जो है हमारा वह शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, याद रखना है। संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था, कब? याद रखना है, फंडामेंटल राइट से 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया था। नेक्स्ट है, कथन और कारण से रिलेटेड। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कारण दिया कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली है, तो यह भी सही है कि भारत में निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली है। लेकिन निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, तो कथन और कारण सही है, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार सूची 1 में दिया गया, दूसरी तरफ है अनुच्छेद। तो स्वतंत्रता की अधिकार की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया भारतीय संविधान में। समानता का अधिकार की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक भारतीय संविधान में समानता का अधिकार दिया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अभी मैंने बताया 23 से 24। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहां से कहां तक है? तो 32 से लेकर 35 तक। राइट आंसर की अगर हम बात करते तो ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 3 और डी का हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2 1 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 किसमें है? तो यह है ऑप्शन ए में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्वों में से किसे मूल अधिकार में शामिल किया गया? आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल नहीं। आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बिल्कुल सही है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों से रिलेटेड है ये। स्वतंत्रता का अधिकार, बिल्कुल सही है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक जो आर्टिकल है वो स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है आर्टिकल 23 से 24 जो है वह शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 2 3 4। 2 3 4 किसमें है? तो यह है ऑप्शन बी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कथन और कारण से रिलेटेड। संविधान नियमों का समूह है, बिल्कुल सही है कि संविधान जो है क्या है? नियमों का समूह है। कारण है कि इससे देश संचालन की पद्धति विकसित होती है, बिल्कुल सही है दोस्तों कि इससे क्या होता है? देश संचालन की पद्धति विकसित होती है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितना है? 17 है, याद रखना। 17 सस्टेनेबल गोल है, याद रखेंगे। अब उसमें पूछा जा रहा है कि उचित कार्य आर्थिक वृद्धि यह किस गोल पर रखा गया है, यानी कितने नंबर पे रखा गया? तो याद रखना है, यह रखा गया, इसका क्रम क्या है? 8 है। जिम्मेदारी से उपयोग और उत्पादन। तो जिम्मेदारी से उपयोग और उत्पादन यह किस क्रम का है? तो यह है 12 क्रम का। नेक्स्ट है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसमें रखा गया है?
किस क्रम में, तो 5वें नंबर पर इसको रखा गया, और लैंगिक समानता जो है यह चौथे नंबर पर रखा गया। राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 3। और ये जो 17 सस्टेनेबल गोल दिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए हैं, इन्हें आपको अच्छे से रट लेना है दोस्तों, कभी भी सवाल इनसे बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 2143। 2143 किसमें है, तो यह ऑप्शन बी में। फिर है सतत विकास और लक्ष्य दिया गया, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा किसमें था, क्रम क्या था इसका, तो क्रम था इसका 5वां। लैंगिक समानता भी हम लोगों ने देख रखा था, सॉरी गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा था, सॉरी दोस्तों, गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा था उसका क्रम क्या था, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का क्रम था क्या, चौथा था। लैंगिक समानता का क्रम अगर देखा जाए, लैंगिक समानता, अच्छा ये लक्ष्य दिया गया, सॉरी ये दूसरा चीज है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसका लक्ष्य है क्या, तो इसका लक्ष्य है 4, तो ए का हो गया 2। लैंगिक समानता की अगर हम बात करें तो लैंगिक समानता जो है वो इसका लक्ष्य क्या है, 5 है। और जल और स्वच्छता की अगर हम बात करें तो इसका जो लक्ष्य है वो क्या है, 6 है। और उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है दोस्तों 3, सॉरी इसका लक्ष्य क्या है, तो इसका लक्ष्य है 3, याद रखेंगे। तो ए का हो जाएगा आपको 2, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा क्या, सी का हो जाएगा 4 और डी का क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 2143। 2143 किस में है, तो 2143 एक ही ऑप्शन में, वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अवमूल्यत से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा विकल्प सही है। तो कौन सा विकल्प सही है, तो याद रखना कि जब कोई अपने कार्य के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तब उसे क्या कहा जाता है, अवमूल्यत कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ओपीडी का पूर्ण रूप क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ओपीडी का फुल फॉर्म सभी कोई जानते होंगे, ओपीडी क्या होता है, तो ओपीडी का फुल फॉर्म होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, हिंदी में याद रखना है बाह्य रोगी विभाग। क्या कहा जाता है, बाह्य रोगी विभाग, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, संविधान द्वारा प्रदत्त किए गए समानता के अधिकार को कितने तरीके से लागू किया जा सकता है, तो विधि के द्वारा, बिल्कुल सही है। सरकारी योजनाओं के द्वारा, बिल्कुल सही है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी, इन दोनों के द्वारा क्या किया जा सकता है, समानता के अधिकार को लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के साधन है। 74 नंबर का यह कह रहा है दोस्तों। दूसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के साथ पशुपालन भी आजीविका का प्रमुख साधन है, तो बिल्कुल सही है। और ऊपर वाला भी सही कि मध्य भारत के कुछ गांव में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका के साधन है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतिहर मजदूर है, तो यह भी सही है कि ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% क्या है, खेतिहर मजदूर है। नेक्स्ट है समुद्र तटीय क्षेत्रों में लोग कृषि के साथ मत्स्य पालन भी करते हैं, तो यह भी सही है कि समुद्र तटीय जो क्षेत्र है वहां पर लोग क्या करते हैं, कृषि के साथ मत्स्य पालन यानी मछली पालन भी किया करते हैं। राइट आंसर की बात करें तो सभी के सभी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि भारत विविधताओं से भरा देश है, भारत में विविधता किन किन रूपों में परिलक्षित होती है, तो भाषाई एवं खान पान के रूप में भारत में विविधता देखने को मिलती है, सही है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक रूप में भी भारत में विविधता देखने को मिलता है, यह भी सही है। अमीरी गरीबी के रूप में और जाति व्यवस्था के रूप में ये क्या दर्शाता है, सामाजिक असमानता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, यह असमानता को दर्शाता है, ना कि विविधता को दर्शाता है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है कि नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है, तो नगर निगम के प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित किसके द्वारा किया जाता है, तो नगर आयुक्त के द्वारा किया जाता है, याद रखना है। इसे हम लोग नगर सचिव के भी नाम से जानते हैं, क्या किस नाम से जानते हैं, नगर सचिव के नाम से जानते हैं। और नगर निगम का औपचारिक प्रमुख कौन होता है, तो औपचारिक प्रमुख होता है कौन, मेयर होता है, ये पॉइंट याद रखना है आपको।
नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड। ग्राम सभा ग्राम पंचायत पर नियंत्रण रखती है, बिल्कुल सही कि ग्राम सभा जो है वो ग्राम पंचायतों पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। कारण दिया गया कि ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, यह भी सही है कि ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है कथन, ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है, बिल्कुल सही है। कारण दिया कि अन्य व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष हो या अधिक हो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, तो यह पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, अपूर्ण है ये। इसमें और क्या प्रोविजन शामिल होता है, 18 वर्ष या अधिक का उम्र हो, और क्या होना चाहिए, तो और कंडीशन याद रखना है आपको क्या दोस्तों, उसका जो नाम है ग्राम की मतदाता सूची में, किसमें, ग्राम की जो मतदाता सूची है, ठीक है, उसमें शामिल होना चाहिए, तो ही वह ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। तो यह पूर्ण रूप से यह सत्य नहीं है। तो कथन तो सत्य है, किंतु कारण इसका क्या है दोस्तों, गलत है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना। तो तेलंगाना भारत का जो है 29वां राज्य बना था। वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो वर्तमान समय में राज्यों की संख्या कितना है, तो 28 है। नेक्स्ट है, और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल भी है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। मोस्ट वीवीआई सवाल है कि संविधान की प्रस्तावना में यानी उद्देशिका में कितने प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। तो 5 प्रकार के स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन सा याद रखना है, विचार, अभिव्यक्ति याद रखना है, विचार अभिव्यक्ति, ये क्रम याद रखना है, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है प्रस्तावना में। न्याय की अगर हम बात करें, न्याय की, तो कितने प्रकार के न्याय है, तो 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख प्रस्तावना में देखने को मिलता है। समता की बात करें तो समता 2 प्रकार से दिया गया, प्रतिष्ठा एवं अवसर, याद रखना है, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों इससे रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना। प्रस्तावना को कब संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दोस्तों प्रैक्टिस सेट 2 को जरूर देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।